हेलो दोस्तों, मैं आज आपके पास में लेके आया हूँ पार्ट 4 इलेक्ट्रिसिटी का। आज पार्ट 4 लेके आया हूँ और पार्ट 4 के अंदर पार्ट 3 तक हमने ओम्स लॉ के बारे में जानकारी ली थी और उसका वेरिफिकेशन भी देखा था, उसके न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। काफ़ी हद तक मैंने चीज़ें बता दी थी। आज मैं यहाँ पे लेके आया हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग इन रेजिस्टेंस। हमने रेजिस्टेंस के बारे में तो जानकारी ले ली थी कि जो ऑब्स्टेकल्स प्रोड्यूस होते हैं कंडक्टर के अंदर, जो करंट फ्लो होता है उसके अंदर, जो फैक्टर्स अफेक्ट रेजिस्टेंस ऑब्स्टेकल्स प्रोड्यूस होता है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट भी देखी थी, लेकिन अब कुछ फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं कि किस किस चीज पे रेजिस्टेंस इफेक्ट करता है और उसका हमारे पास में क्या फॉर्मूला निकल के आता है। ध्यान से देखिए, एक हमारे पास में देखिए सबसे पहले डिपेंड करता है ऑन लेंथ, यानी इसको हम एक और टॉपिक बोल सकते हैं डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ऑन लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, सपोज कीजिए हमारे पास में रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल, यानी रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा हम बढ़ा देते हैं उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, लिख लीजिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। यहाँ से देखिए लेंथ के कैसे, वायर के अंदर ही हमारे पास रेजिस्टेंस होती है, तो वायर की लेंथ अगर मैंने बढ़ा दी तो हमारे पास में रेजिस्टेंस भी बढ़ी जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस किस में होता है, वायर के अंदर होता है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, तो यहाँ पे हमारे पास में रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि जो जितना मोटा तार होता है उतना ज्यादा करंट फ्लो होता है। यानी रजिस्ट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट and the current is inversely proportional to the resistance, so area is also inversely proportional to the resistance. I am again explaining कि if the current is flowing through the conductor, then the cross section area where the current is flows is directly proportional to the current and the current is inversely proportional to the resistance, so area of cross section is inversely proportional to the resistance. यहाँ पे हमारे पास में resistance जो होता है is inversely proportional to the, inversely proportional to the cross section area, क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फर्स्ट और सेकंड को मैंने एक साथ लिखा तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आ गया। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो रो लग जाता है हमारे पास, इसको हम कई बार K भी डिनोट करते हैं। ये रो क्या है, रो हमारे पास में रजिस्टिविटी कहलाता है, रजिस्टिविटी हमारे पास में कहलाता है, रो हमारे पास में रजिस्टिविटी कहलाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रो की एसआई यूनिट। रो का क्या फॉर्मूला हुआ हमारे पास में, रो का फॉर्मूला हुआ आर ए अपॉन एल, क्योंकि ए ऊपर जाता है एल, तो एसआई यूनिट ऑफ रो, ध्यान से देखिए, एसआई यूनिट ऑफ रो इस आर की क्या होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की होती है मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो ये आ गया ओम मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ रो क्या हो गई हमारे पास पे, ओम मीटर, ये होती है हमारे पास पे रो। रो यानी हमारे पास पे क्या कहलाता है, रो को हम रजिस्टिविटी बोलते हैं। अगर कई बार डेफिनेशन बात कर लेते हैं, रजिस्टिविटी की डेफिनेशन देखते हैं, तो रजिस्टिविटी क्या होती है हमारे पास पे कि ओम मीटर की, एक मीटर की, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी कंडक्टर या किसी भी मेटल, किसी भी सब्सटेंस की एक मीटर की लेंथ के ऊपर कितना ओम रेजिस्टेंस होता है वो उसकी रजिस्टिविटी कहलाती है। आपकी बुक के अंदर आपको हर एक मेटल की, हर एक कंडक्टर, हर एक इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर की आपके पास में रजिस्टिविटी दे रखी है 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर सबकी रजिस्टिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है हमारे पास में। यानी हमारे पास में बात करते हैं रेजिस्टिविटी, द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन 1 यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की 1 यूनिट लेंथ के ऊपर कितना रेजिस्टेंस होता है, दैट वैल्यू इज रेजिस्टिविटी। उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रजिस्टिविटी बोलते हैं। जिस वैल्यू पे 1 यूनिट लेंथ के ऊपर जितना हमारे पास में क्या होता है, जितना ओम रेजिस्टेंस, 1 यूनिट लेंथ के ऊपर जितना ओम रेजिस्टेंस होता है वो उसकी क्या कहलाती है, हमारे पास पे रजिस्टिविटी कहलाती है। तो ये एक हमारे पास ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है रजिस्टिविटी का। इसके रिलेटेड आज हम न्यूमेरिकल्स भी एक देखेंगे जिसको आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। ध्यान से देखिए, इसका एक न्यूमेरिकल बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, आप इसको रिवर्स में जा करके इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और कोई भी परेशानी आती है तो एक बार ध्यान से देख सकते हैं। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल क्या है,
न्यूमेरिकल है हमारे पास में दे रखा है कि एक ही तरह के दो वायर, यानी एक ही मटेरियल के दो वायर है, ठीक है भैया, एक ही मटेरियल के दो वायर है और दोनों की एक मटेरियल की एक वायर की लेंथ जो है समझ में आ रही है, यानी जो वायर फर्स्ट मैंने ले लिया, वायर फर्स्ट जो है उसकी लेंथ हमारे पास में दे रखी है a और उस लेंथ दे रखी है हमारे पास है l और एरिया दे रखा है उसका a, ठीक है। तो हमारे पास में लेंथ l दे रखी है, एरिया a दे रखा है। अगर मैंने उसी वायर का अगर मैं बात करूं वायर 2 जिसका मटेरियल उसी मटेरियल का है, मतलब दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है, रेजिस्टिविटी इसकी क्या है वही रो है, समझ में नहीं है, रेजिस्टिविटी मैंने इसकी रो मान ली, ये साइन रो को डिनोट करते हैं। अब वायर सेकंड लिया तो उस वायर की मैंने क्या कर दी, लेंथ को हाफ कर दिया, एरिया मैंने डबल कर दिया, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम ही रहेगी क्योंकि हमारे पास में मटेरियल सेम है। अब रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, एरिया डबल हो गया, लेंथ आधी हो गई, तो हमारे पास में रेजिस्टेंस के अंदर कितना फर्क आएगा उसकी वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। इसका रेजिस्टेंस हमने क्या लिया वायर फर्स्ट का, इनका जो रेजिस्टेंस का रेशियो निकालना है, इसका रेजिस्टेंस मैंने आर निकाला, तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए, तो रो ही है, एल लेंथ एल ही है और एरिया ई है, तो इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन जब वायर 2 का रेजिस्टेंस जो निकालेंगे जिसको हमने आर डैश लिख दिया, तो जिसकी रो क्या है, रो ही है, लेकिन लेंथ हमारे पास कितनी है, l/2 हाफ हो गई, एरिया कितना हो गया उसका डबल हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, रो l अपॉन 4a हो गया हमारे पास में। ये इक्वेशन हमारे पास में सेकंड है। तो फ्रॉम इक्वेशन अगर फर्स्ट और सेकंड को लिया तो मेरे पास आर डैश है, रो l अपॉन a, इस रो l अपॉन a की जगह मैं r लिख सकता हूँ, यानी ये रो l अपॉन a की जगह मैं क्या लिख दूंगा, r लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा r अपॉन 4 हो जाएगा, ये r नीचे आ जाएगा या फिर इसको नीचे ले जाइए, r डैश अपॉन r ये हो जाएगा 1/4, तो r डैश रेशियो r कितना हो गया हमारे पास से 1/4 हो गया, ये हमारे पास से सॉल्यूशन निकल गया। ठीक, न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बता दिया, मैं साथ के साथ में न्यूमेरिकल से आपको करवाता जा रहा हूँ जिससे आपको कोई भी समस्या ना आए। फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द रेजिस्टेंस पे कैसे फैक्टर्स जो रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के, ये फॉर्मूला निकल के आया था। दूसरे वायर की लेंथ को अगर आधी कर दी और एरिया डबल कर दिया, तो लेंथ आधी एरिया डबल, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा बल्कि हमारे पास में, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए अगर हमारे पास दूसरे वाले वायर का रेजिस्टेंस 1 है तो पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस 4 गुना ज्यादा होगा उससे, ठीक है। तो ये हमारे पास में वैल्यू निकल गई है। अब हमने लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, दो चीजों पे पढ़ लिया। अब हम डिपेंड करेंगे किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर पे कैसे फर्क पड़ता है हमारे पास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। डिपेंड ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है देखना, इसके दो फैक्टर, पहला कंडक्टर, कंडक्टर में अलग तरीके से डिपेंड करता है, इंसुलेटर में अलग तरीके से करता है। कंडक्टर में अगर हमारे पास में कंडक्टर के अंदर अगर हमारे पास में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटता है तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। समझ में नहीं है, ध्यान से देख लीजिए, टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस बढ़ा, टेम्परेचर घटा तो रेजिस्टेंस भी घटा। दो साइन बना रहा हूं मैं, पहला पहला दूसरा दूसरा, घड़ा बढ़ा घड़ा, सॉरी ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा तो ये भी घटा। Temperature is increases then the resistance is also increases and the temperature is decreases then the resistance also decreases। और सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में उल्टा होता है। इंसुलेटर में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, और जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। यानी इंसुलेटर्स के अंदर उल्टा के काम होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है और टेम्परेचर घटता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। दो लाइनों से आपको समझ आएगा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा तो ये भी बढ़ा, ये बढ़ा तो ये घटा, ये घटा तो वो बढ़ा। तो ये हमारे पास में डिपेंड हो गया, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो ये हमारे पास है, काफी सिंपल चीज हो गई हमारे पास में। और आपको पता ही होगा कि अगर मटेरियल पे बात करें, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन मटेरियल, डिपेंड ऑन मटेरियल, तो आपको पता है सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होता है हमारे पास है, इंसुलेटर का। फिर हमारे पास में रेजिस्टेंस होता है किसका, ज्यादा होता है इंसुलेटर के बाद में सेमीकंडक्टर का, और फिर सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होता है, कंडक्टर का।
कंडक्टर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, जिसमें भी रेजिस्टेंस सबसे कम किसका होता है, सिल्वर का, इसलिए वो क्या कहलाता है, बेस्ट कंडक्टर कहलाता है। तो ये हमने डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस भी पढ़ लिया है। कल मैं आपके पास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस लेके आऊंगा, उसके न्यूमेरिकल्स लेके आऊंगा, और कल मैं इंपॉर्टेंटली एक टॉपिक बिल्कुल डिस्कस खत्म कर दूंगा उसका, और आपका जो अलग अलग बच्चों को प्रॉब्लम आती है सर्किट को सॉल्व करना, वो आपको नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 5 के अंदर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सो इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स पे जाकर के आप लिख लीजिएगा, दे दीजिएगा, तो आपके नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगी। ओके, थैंक यू।